दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपने इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 358 नंबर का लेक्चर। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 28 नंबर का लेक्चर है। ये इतनी लंबी सीरीज दोस्तों इसलिए हो गई है क्योंकि अभी तक हम लोग ना 5 विषय कवर कर चुके हैं। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय पूरी तरह से पढ़ा के समाप्त कर दिया गया है। और अब इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चली। बहुत जल्द दोस्तों ये क्लास भी समाप्त होने वाली है। एक बात और याद रखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं नदी तंत्र के बारे में। अब तक हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, भारत की अन्य नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इस तरह के टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया। और आज हमारी टॉपिक में एक नया हमने यहाँ पर मुद्दा रखा है जिसका नाम है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। वैसे तो इन नदियों के बारे में हम पहले से भी जानते हैं, लेकिन अरब सागर में इनका मुहाना होने की वजह से थोड़ा सा फिल्टर करके मैं नए सवालों को लाया हूं। तो आइए देखते हैं कि इन सवालों पर आपकी तैयारी कैसी है। जितनी भी नदियां दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं उन सभी नदियों पर हम चर्चा करेंगे। उससे ये पता चलेगा कि परीक्षा में जब ये सवाल बनेंगे तो आप अपना जवाब कैसे दे पाएंगे। और एक खुशखबरी दोस्तों आप सभी के लिए है, स्टडी 91 एप्लीकेशन तो आप जान ही रहे होंगे, लेकिन अभी आपकी सारी पेड क्लास जो है वो एक नए एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो रही है जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, ये नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और पूछेंगे कि सर इसका फायदा क्या है, क्यों डाउनलोड करें, हमारे पास तो एक एप्लीकेशन पहले से है। हाँ, आपके पास पहले से है, वो उसमें बहुत सारी फ्री कंटेंट दिए गए हैं, इस वजह से वो एप्लीकेशन बड़ा लोडेड हो गया था। ठीक है, तो वहाँ से पेड क्लास अलग करने की जरूरत थी क्योंकि पेड वाले बच्चों में थोड़ी सी समस्या आ रही थी कभी कभी प्लेयर को लेकर के, तो उसी वजह से एक नए एप्लीकेशन को हमें लाना पड़ा। यहाँ स्टडी 91 ऑफिशियल नाम से एप्लीकेशन लाया गया है। और इसमें दोस्तों अब तक मैं शुरू से जब से भी काम कर रहा हूं तब से आज तक कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं दिया गया, बट यहां पर आपको डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। पूरे 55 से 60% तक डिस्काउंट दिए गए हैं दोस्तों अलग अलग कोर्सेज पे। जो हिंदी के कोर्स दोस्तों आप 999 1299 में परचेज करते थे, पहले इसकी प्राइस 1499 हुआ करती थी, अब वो बैच दोस्तों आपके लिए 699 में दे दिए गए हैं। ठीक है, और यहां पर आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ बैचेस ऐसे हमारे जो 350 रुपए में भी लॉन्च कर देंगे। देखिए यहां पर एक बैच आपको दिख रहा होगा 349। ठीक है, ये हिंदी का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है। तो आप चाहें तो इतने कम प्राइस से भी कुछ कोर्सेज हम बना रहे हैं दोस्तों जो 200-250 की रेंज से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी अब आप कम पैसे लगाकर भी दोस्तों अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए हमें इस एप्लीकेशन पर आना पड़ा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर बहुत ही सस्ते कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं। जितने भी हमारे फाउंडेशन बैच हैं वो सभी के सभी बैच यहां पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा इंडिविजुअल बैच है दोस्तों वो केवल 699 की प्राइस से दोस्तों लॉन्च किया गया। आप पढ़ के देखिए, मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को और पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों, एक सेकेंड पहला सवाल यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा नर्मदा नदी से कहानी शुरू करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों यहां पर है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा यह नदी है नर्मदा नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये जो अमरकंटक की पहाड़ी का नाम लिया, इस अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो एक तो दोस्तों आप नर्मदा का नाम पढ़ते हैं, एक दोस्तों आप सोन नदी का नाम पढ़ते हैं। कौन सी नदी? सोन नदी का नाम पढ़ते हैं। और एक है दोस्तों महानदी। ठीक है, कौन सी नदी? महानदी। ठीक है, ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट दे रहा दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां। भ्रंश का मतलब क्या है? भ्रंश का मतलब होता है, देखिए जैसे एक तरफ यहां पहाड़ी है, ठीक है, तो एक तरफ ऊपर की तरफ जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, नीचे की तरफ दोस्तों ये सतपुड़ा है। क्या है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसी के बीचों बीच से दोस्तों कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इसी के बीचों बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? नर्मदा। और इसी के नीचे से देखेंगे दोस्तों तो ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ताप्ती। तो ताप्ती के लिए दोस्तों, ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है। ताप्ती के एक तरफ दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी है, दूसरे तरफ तो दोस्तों अजंता श्रेणी। ठीक है, दूसरे तरफ अजंता। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है? याद रखेंगे ताप्ती नदी बहती है। जबकि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी बहती है। ठीक है,
इतनी सी बात अगर आपको याद है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, ये ऐसी नदियां हैं जो पूरब से चलकर पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो ढलान है, इन जो यहां पर जो भ्रंश घाटी देख रहे हैं, इस भ्रंश घाटी का जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि इन नदियों को लेकर पश्चिम की तरफ जाता है। तो नर्मदा ताप्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात का एक अन्य नाम भी है दोस्तों, अन्य नाम, कभी कभी परीक्षा में दूसरा नाम दे देता है, तो याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है कपिल धारा। क्या नाम है? कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात जो दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखेंगे यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? नर्मदा नदी के द्वारा ही यह कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया, ठीक है। इसी रास्ते चलते समय दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है, जबलपुर के समीप दोस्तों यहां पर भेड़ा घाट से होकर गुजरती, ठीक है। जो जलप्रपात है कहां पर है दोस्तों? यह भेड़ा घाट में स्थित है। बहुत ही कमाल की जगह दोस्तों भेड़ा घाट, कभी आप जाइए घूमिए, बहुत बहुत मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है, ठीक है। इस भेड़ा घाट में दोस्तों सफेद संगमरमर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहीं पर सफेद संगमरमर का भंडार भी है दोस्तों, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र अवस्थित है। नर्मदा नदी की जो सबसे ज्यादा लंबाई है दोस्तों, ठीक है, वो कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ही निकल रही नदी, इस वजह से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है। दूसरे नंबर पे दोस्तों गुजरात जाती है, गुजरात में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, और बीच में दोस्तों कुछ दूरी तक दोस्तों महाराष्ट्र के साथ भी ये जो है लग के जाती है, यानी उसकी सीमा में भी प्रवेश करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे 3 राज्यों से गुजरते हुए जाती है। पहले मध्य प्रदेश से जाने के टाइम तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र मिल जाएगा, बाद में दोस्तों गुजरात जाती है, और गुजरात में जाकर फिर ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। कहां पे मिलती हैं? तो खास करके जितनी भी नदियां हैं, जैसे ये हो गया नर्मदा, ताप्ती, ये सब दोस्तों इसी खंभात की खाड़ी साइड जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक कच्छ की खाड़ी है, एक खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ऊपर साइड है, खंभात की खाड़ी नीचे साइड है। तो खंभात की खाड़ी में दोस्तों ज्यादातर नदियां जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि तापी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तापी को ही दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम है ताप्ती। क्या नाम है? चाहे आप तापी पढ़िए कहीं पर या कहीं ताप्ती पढ़िए तो परेशान मत होइएगा। हाँ, इसी के जैसा दोस्तों एक और नाम है राप्ती। क्या नाम है? राप्ती नदी। ये जो राप्ती नदी दोस्तों ये गोरखपुर के समीप से होकर बहती, ठीक है, गोरखपुर के समीप होकर दोस्तों बहती है। याद रखेंगे राप्ती अलग नदी है, ताप्ती अलग नदी है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। अभी आपसे तापी या ताप्ती के बारे में पूछ रहा है कि इसका उद्गम स्थान कहां है, तो याद रखेगा मुल्ताई पहाड़ी। इसका उद्गम कहां है दोस्तों? इसका उद्गम कहां पर है? याद रखेंगे मुल्ताई पहाड़ी, ठीक है। मुल्ताई पहाड़ी से यह नदी निकलती। मुल्ताई पहाड़ी कहां दोस्तों? ये सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, जहां से जिस भ्रंश घाटी से होकर बहती है उसी के पास से बेतुल स्थान पड़ता है, ठीक है, बेतुल या बैतुल, ठीक है, वहीं से दोस्तों ये तापी नदी निकलती है। ये आप याद रखेंगे, बहुत कमाल का सवाल है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा तापी नदी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था दोस्तों, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल दिया एक बार फिर से मैं आप दिलाना चाहूंगा। देखिए एक तरफ दोस्तों जो भ्रंश घाटी है वो है विंध्य। कौन सी है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, विंध्य है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन सी पर्वतमाला है? फिर दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला है। उसके बाद कौन सी पर्वतमाला दोस्तों? तो याद रखेंगे अजंता पर्वतमाला, ठीक है, अजंता। ये 3 लाइन से पहले बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के बीच से दोस्तों ये नदी प्रवाहित होती है। ये जो नदी दोस्तों ये नर्मदा नदी जा रही है, ये जो नदी दोस्तों ये ताप्ती नदी जा रही है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं, तो इनको आप बखूबी याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? अगले सवाल पर आइए। करा सूरत नगर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सूरत किसके किनारे स्थित है? याद रखेंगे ताप्ती नदी के किनारे ये सूरत स्थित है। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों हीरे की कटाई वगैरह के लिए दोस्तों सूरत बड़ा पॉपुलर है। वैसे कपड़े का उद्योग भी दोस्तों यहाँ बहुत पॉपुलर है, बट आप यहाँ हीरे की कटाई के लिए दोस्तों सूरत जाना जाता है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा काकरापारा और उकाई परियोजना, ये 2 प्रसिद्ध, काकरापारा होता है पार नहीं, ठीक है, काकरापारा और उकाई परियोजना ये किस नदी के
किस नदी के जल का उपयोग करती है? तो याद रखेंगे यह ताप्ती नदी के जल का उपयोग करती है। किसके? ताप्ती नदी के जल का उपयोग करती है। दोस्तों ये दो प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजना दोस्तों काकरा पार और उकाई परियोजना। ये किस नदी से संबंधित है? याद रखेंगे ताप्ती नदी से संबंधित है। एक लाइन में ये जवाब आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी है, ठीक है। और फिर से देखिए, एक बार फिर सवाल दे दिया तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा? विंध्य देखा। सबसे ऊपर क्या देखा? विंध्य देखा। विंध्य के बाद दोस्तों क्या देखा? सतपुड़ा देखा। विंध्य के बाद क्या देखा दोस्तों? सतपुड़ा देखा। और सतपुड़ा के नीचे क्या देखा दोस्तों? अजंता देखा। ये देखा था ना, अजंता देखा था। अभी आपसे पूछ क्या रहा दोस्तों? ये थी नर्मदा नदी, ठीक है, ये थी नर्मदा नदी, ठीक है, और ये था दोस्तों ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है? कर नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन सी जगह है दोस्तों? तो याद रखेगा सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी पहाड़ी है? याद रखेंगे सतपुड़ा। अच्छा, परीक्षा में ये नहीं पूछ सकता, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है, या ताप्ती के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, ताप्ती के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है। इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। तो अब चाहे सवाल जैसे भी बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किसी प्रकार का टेंशन है। कुछ दिक्कत हो तो बताइए, आराम आराम से पढ़िए मेरी क्लास में, ज्यादा परेशान नहीं होना है। जितने शिद्दत से मेहनत से मैं वाली क्लास दे रहा हूं ना, ऐसे ही आपको 327 लेक्चर दिया गया है। अगर आप अब भी नहीं जागे और अभी भी अपनी तैयारी करना नहीं शुरू किए तो जान लीजिए आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा साबरमती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहां पर, ये आपको बताना। साबरमती नदी ये कहां से निकलती, ठीक है। साबरमती दोस्तों बहुत प्रसिद्ध नदी है और ये गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है वो भी इसी के किनारे स्थित है। गुजरात में बहुत बड़ा शहर है दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, तो भी आप याद रखेंगे। इसका उद्गम स्थल दोस्तों राजस्थान से, राजस्थान के मेवाड़ से दोस्तों ये नदी निकलती है, ये आप याद रखेंगे। खास करके वैसे देखा जाए पर्वतमाला तो अरावली पर्वतमाला बताएगा, ठीक है, अरावली पर्वतमाला ये कहां दोस्तों? राजस्थान, ठीक है, यहीं से यह नदी निकलती है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूं। अगला सवाल दे रहा है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताया तो कि अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। साबरमती का जब नाम आया ना तो कम से कम दो चीजें आप याद रखेंगे। एक तो दोस्तों गांधीनगर का नाम याद रखेगा, गांधीनगर, और एक नाम याद रखेगा दोस्तों अहमदाबाद, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और निकलती कहां से दोस्तों? तो मैंने बताया कि अरावली से, ठीक है, अरावली से निकलती है। अरावली में पूछे दोस्तों कहां से? तो याद रखेगा उदयपुर के समीप, ठीक है, उदयपुर के समीप कहां दोस्तों? तो याद रखेगा मेवाड़ से, ठीक है। मेवाड़ के पास में दोस्तों जो पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला संबंधित थी, वहीं से दोस्तों ये साबरमती नदी निकलती है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। करा माही नदी का उद्गम स्थल कहां है? माही नदी ये दोस्तों कहां से निकलती? माही नदी, देखिए मैं एक चीज और बता दूं, माही नदी दोस्तों यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा नीचे सवाल तो दिया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे माही नदी है। यह भी दोस्तों अरावली पर्वतमाला से निकलती है, और अरावली नहीं सॉरी, ये निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से। अब बच्चा परेशान, बच्चा कहेगा सर विंध्याचल पर्वतमाला तो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है और कैमूर से, बिहार से स्टार्ट होता है, वहां से होते हुए विंध्याचल होते हुए मिर्जापुर होते हुए ये आता सीधे मध्य प्रदेश तक, और ये जो माही नदी है तो बहती गुजरात में है। अब बच्चा परेशान, भाई गुजरात, राजस्थान, देखिए अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें क्या क्या है दोस्तों? जिसमें गुजरात भी है, जिसमें राजस्थान भी है, और जिसमें जो है वो मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ भी है, फिर पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा मिजोरम तो है ही है, ठीक है। तो यहां आप याद रखेंगे ये जो निकलती है माही नदी, यह विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। लेकिन जो लोकेशन है दोस्तों कौन सा है? धार जिला। कौन सा है? धार जिला। और धार जिला कहां दोस्तों? तो याद रखेगा धार जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। धार जिला कहां दोस्तों? मध्य प्रदेश में ये नदी यहां से निकलती है, ठीक है। और जो ये विंध्याचल पर्वतमाला है इसे उत्तर और दक्षिण का विभाजक रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला को क्या कहते हैं?
याद रखेंगे उत्तर एवं दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है, ठीक है, विभाजक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। यही कारण रहा दोस्तों कि मध्यकालीन इतिहास में जब आप बहुत सारे विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उत्तर भारत पर हमला किया, लेकिन वो दक्षिण भारत तक पहुंचने में नाकामयाब रहे, ठीक है। कुछ शासक थे जो कामयाब रहे, लेकिन बहुत सारे शासक नाकामयाब रहे। किस कारण? क्योंकि ये विंध्याचल पर्वतमाला डांकना, और डांक गए तो नर्मदा नदी पार करना, अगर वो भी पार कर लिया तो सतपुड़ा डांकना, सतपुड़ा भी क्रॉस कर लिया तो ताप्ती डांकना, ताप्ती क्रॉस कर लिया तो अजंता। मतलब रास्ते में बहुत सारी परेशानियां थी। इस वजह से दोस्तों उन सारे शासकों ने दक्षिण के बारे में जाना त्याग दिया, ठीक है। उत्तर भारत में ही अपना शासन कायम रखा। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, हालांकि इतिहास से संबंधित है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि कर्क रेखा दोस्तों कितने डिग्री पर स्थित है? तो याद रखेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से सवाल आता है कि 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार काटने वाली नदी, तो याद रखेगा इसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी बहती कहां दोस्तों? तो याद रखेंगे यह दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी। इसी तरह से एक सवाल और आता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है। विषुवत रेखा जिसे आप 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो याद रखेंगे कांगो नदी। कौन सी? कांगो को ही जायरे के नाम से जाना जाता है। कांगो या फिर जायरे नदी जो है दोस्तों ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी दोस्तों अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। ये कांगो गणराज्य एक अलग से देश है, वहां पे दोस्तों पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, यानी अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में दोस्तों पड़ती है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो बहुत कमाल के सवाल हैं। इन तीनों सवालों से दोस्तों, जो तीनों टॉपिक मैंने दिया आपको, यहां से पक्का सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले से अलर्ट रहिए, ज्यादा बेहतर आपके लिए, ठीक है। कह रहा कौन सी नदी रेगिस्तान की गंगा कही जाती है? रेगिस्तान की गंगा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि रेगिस्तान वैसे ही मरुस्थल होता है, डेजर्ट होता है, यहाँ पे नदियां होती नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ लोग दोस्तों यहाँ जो है रहते हैं। अब उनके लिए जल की आवश्यकता तो होगी, कोई खून पी के तो रहेगा नहीं, हवा पी के तो रहेगा नहीं, पानी तो हर किसी को चाहिए। तो रेगिस्तान में अगर कोई नदी बह रही है तो ये रेगिस्तान की गंगा ही है ना। तो याद रखें कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? लूनी नदी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रेगिस्तान की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे लूनी नदी। वहां के लोग इसे लूड़ी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लूनी। न को ड़ लिखा जाता है वहां पे राजस्थान में, तो लूड़ी नदी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक और सवाल पूछता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। लूनी नदी का प्राचीन नाम कभी कभी पूछता है, तो याद रखेगा लवण्यवती नाम था। क्या नाम था? लवण्यवती नदी, ये इसका प्राचीन नाम है। लूनी का ही दोस्तों प्राचीन नाम है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। और निकलती कहां से दोस्तों ये लूनी नदी? इसका उद्गम कहां से है, ठीक है। तो इसका उद्गम है दोस्तों अजमेर के पास से, ठीक है। अजमेर के पास दोस्तों नागा पहाड़ी है। क्या है दोस्तों? नागा पहाड़ी, वहां से निकलती। इसी अजमेर के पास दोस्तों आना सागर झील है। क्या स्थित है? नागा पहाड़ी, इसको याद रखेंगे। और यही के पास में क्या स्थित है? आना सागर झील। ये भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि आना सागर झील दोस्तों कहां पर स्थित है, तो बताइएगा अजमेर। अजमेर के पास में दोस्तों पुष्कर है, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पूछता है कभी कभी सवाल वहां से भी। अगला सवाल दे रहा है कि किस नदी के तट पर गोवा की राजधानी पणजी अवस्थित है, ठीक है। पणजी या पंजिम जो है यह गोवा की राजधानी है, और यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर दोस्तों? मांडवी नदी के तट पर यह स्थित है, इसे आप याद रखें। देखिए गोवा की बात कीजिए तो 2 नदियों के बारे में आप पक्का याद रखेगा। ये 2 नदियों से ही संबंधित सवाल पूछा जाता है। या तो मांडवी के बारे में सवाल पूछता है, या तो जुआरी के बारे में सवाल पूछता है, ठीक है। मांडवी या फिर जुआरी, ये 2 सवाल दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडवी के बारे में तो देख लिया कि गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी के किनारे स्थित है। गोवा में एक जगह दोस्तों वास्को डिगामा, कौन सा है?
वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा, ये जो दोस्तों एक तरह से बंदरगाह है, छोटा बंदरगाह है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां से ये किसके किनारे स्थित है, जुआरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और जहां पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, जुआरी और मांडवी जहां मिलती हैं, वहां पर मर्मू गोवा नाम का बंदरगाह है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे। चलिए अगले सवाल पर आइए। कह रहा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है, आपको सिर्फ वो क्रम बता देना है कि किस क्रम में दोस्तों ये गिरती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है दोस्तों, सबसे पहले ये लूनी नदी आती है। एक्चुअली लूनी नदी दोस्तों देखा जाए ध्यान से तो यह कच्छ के रन में विलीन हो जाती, गिरती नहीं, ठीक है। यह कच्छ के रन में क्या हो जाती है दोस्तों, विलीन हो जाती है, कहीं गिरती उड़ती नहीं, इसलिए इसको नंबर दिया मैंने 0, ठीक है। तो 1 नंबर से जो कहानी शुरू करेंगे दोस्तों वो साबरमती से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साबरमती के बारे में हम लोग पढ़ ही लिया था, वो मेवाड़ के पास से निकलती है, ठीक है। और अहमदाबाद और गांधीनगर दोस्तों सब साबरमती किनारे स्थित हैं, वो याद रखेंगे। साबरमती के बाद दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी को याद रखेगा। तीसरे पर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा को याद रखेगा। चौथे पर दोस्तों ताप्ती को याद रखेगा, ठीक है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अजंता और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी से। फिर आप गोवा वाली मांडवी का नाम याद रखेगा, फिर गोवा में जो दूसरी नदी मैंने बताया आपको जुआरी का नाम। अभी तक तो आप महाराष्ट्र से गोवा पहुंचे, ठीक है। अब आप पहुंचेंगे कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में आएंगे तो शरावती नदी का नाम याद रखेगा। कौन सा, शरावती नदी पर ही दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिसे जोग गरसप्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शरावती याद रखेगा। शरावती के बाद में एक छोटी सी नदी ही बहती है दोस्तों, उसका नाम है गंगावेली नदी। कौन सी, ठीक है, गंगावेली नदी, इसको याद रखेगा। फिर कर्नाटक पार करके आप केरल में आ जाएगा, ठीक है। तो केरल में आएंगे तो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी याद रखेगा, और केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा नदी। कौन सी, भरतपुझा नदी। इस तरह से ये 10 नदियों का क्रम आपको ध्यान देना है, ठीक है, जो कि कहां गिरती हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। किसी न किसी माध्यम से अरब सागर में जाके अपना जल गिराती हैं, तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण का क्रम है। परीक्षा में आपसे दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, या राज्य वाइज भी पूछ सकता है कि भाई गुजरात में कौन सी नदी गिराती, कौन सी महाराष्ट्र गोवा में गिराती, कौन सी कर्नाटक में, यानी किस किस राज्य की नदियां, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं ना कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, आप जीएस भी पढ़िए। ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, जीएस की क्लास है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूं। जनरली ये क्लास तो सुबह के 9 बजे चलती, मैंने कहा ना कि कभी अगर समस्या नहीं है तो, ठीक है। और याद रखेंगे अब तक दोस्तों इसमें जो है 355 से अधिक लेक्चर दे दिए गए, आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है, आप डेली क्लास देख ही रहे तो पता होगा। और 10,700 से अधिक सवाल जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखिए सीरीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप सीरीज ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक विषय कंप्लीट हो जाएगा। वरना आप करते क्या ना, थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा 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 इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आप एक विषय भी पूरा नहीं पढ़ पाते। और जब तक कोई विषय पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तब तक देखिए कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। आपको कैसे पता कि यही इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई सब इंपॉर्टेंट। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया, और बहुत लंबी क्लास भी नहीं देता, मुश्किल से 40-45 मिनट हार्डली मेरी क्लास ये होती है, और कभी कभी तो आधे घंटे में क्लास समाप्त हो जाता है, जबकि डिस्कशन मैं पूरा करता हूं। मेरी कोशिश रहती है मैं पूरी बात बताऊं आप सभी को, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो रात को 8 बजे मिल सकते हैं, ठीक है। रात को 8 बजे डेली जो है हिंदी की क्लास चलती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की, अभी और सारे सवाल हैं, अभी तो थोड़े सवाल कवर हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा लूनी नदी का उद्गम कहां से, ये बता दीजिए, ठीक है। लूनी नदी दोस्तों मैंने बताया कि लूनी नदी जो है ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, ठीक है। कच्छ के रन में क्या हो जाती है दोस्तों, विलीन हो जाती है, ठीक है। ये किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है, एक बात याद रखेगा। और इसे रेगिस्तान की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पीछे जो हमने इसके बारे में और पढ़ा, क्या पढ़ा, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका उद्गम कहां से नदी निकलती है, तो पीछे हमने ये भी आपको बताया था, इसके उद्गम के बारे में भी क्या बताया था, उद्गम के बारे में कि यह पहले अगर देखिए सिटी पूछेगा तो बताइएगा अजमेर से निकलती, ठीक है। अजमेर के पास दोस्तों नागा पहाड़ी, अगर पहाड़ी पूछेगा तो क्या बताएंगे, नागा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और इसी अजमेर के पास में दोस्तों आना सागर झील है, वो भी मैंने आपको बताया, आना सागर झील, क्योंकि सवाल आना सागर झील से भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ये कह देता है कच्छ का रन जो है ना ये दलदल है, ठीक है। कच्छ के रन जो है दोस्तों ये दलदल है, तो उस दलदल में जाके
विलीन हो जाती है, यह भी याद रखेंगे। कच्छ के रण में दोस्तों जंगली गधे पाए जाते हैं। सवाल यह भी बनता है कि भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं, जंगली गधे ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों, तो क्या बताएंगे, वो इसी कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है घग्घर नदी। घग्घर नदी जिसे हम पुराने समय में क्या कहते थे, इसी को सरस्वती नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। अभी बहुत सारे नाम बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। सरस्वती नदी जिसे हम घग्घर कहते हैं, हड़प्पा कालीन जब सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहां भी आप घग्घर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा कि घग्घर का उद्गम स्थल कहां है दोस्तों, तो घग्घर नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कहां से निकलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियां हैं, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ियां, ठीक है। शिवालिक जो पहाड़ियां हैं यानी हिमालय पर्वत की जो सबसे निचली श्रृंखला है शिवालिक, ठीक है, वहां से निकलती हैं। और शिवालिक पहाड़ियों की बात करें दोस्तों तो शिमला के पास से दोस्तों यह नदी निकलती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा इसे ध्वसवती के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्वसवती के नाम जानते हैं। इसे मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि अभी लुप्त हो गई है, तो चाहे इसे मृत नदी भी कह दिया जाता है, इसे लुप्त नदी भी कह लिया जाता है। ये सब दोस्तों इसके नाम है, ठीक है। इसी तरह से इसे सोतर नाम से भी जाना जाता है, सोतर। लेकिन ये सोतर केवल राजस्थान के लोग इसे सोतर बुलाते हैं, ठीक है। या फिर इसे लेटी हुई नदी कहते हैं, ठीक है, लेटी नदी के नाम से बुलाते हैं। इसे नट के नाम से बुलाया जाता है, नट या फिर नाली के नाम से बुलाया जाता है। ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, ब्रह्मवर्त कहा जाता है। राजस्थान का शोक आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों, यह इस घग्घर नदी को कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं, पता नहीं एग्जामिनर के दिमाग में क्या आ जाए, एग्जामिनर क्या शोध कर बैठे, क्या नया तथ्य ढूंढ ले, तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्मवर्त नहीं सुना होगा नाम, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, घग्घर नदी, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि घग्घर नदी का मुहाना कहां स्थित। मुहाना मतलब ये जो घग्घर नदी है ये कहां जाकर अपना जल गिराती है, तो खंभात की खाड़ी में दोस्तों अपना जल गिराती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, अरे बड़ा मिस्टेक हो गया, सुनिए ध्यान से, मैं इसका लोकेशन पहले बताता हूं। देखिए ये निकलती है शिमला से, पहली बात याद रखिएगा शिवालिक पहाड़ी से, ठीक है। यहां से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए पूरा लोकेशन याद रखिएगा, बड़ा कमाल की चीज इसके बारे में मैंने पढ़ा। शिवालिक पहाड़ी से यह निकलती है, आपने पढ़ा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास से निकलती है। शिमला से होते हुए दोस्तों कहां आती है, सीधा आती कहां पर, अंबाला। अंबाला जानते हैं ना, शिमला से होते हुए ये जो घग्घर नदी कहां आती है, पहले अंबाला आती है। अंबाला से पटियाला हिसार होते हुए, कहां से, पटियाला, ठीक है, पटियाला, फिर पटियाला से हिसार, हरियाणा चल रहे हैं, ठीक है, हिसार होते हुए ये हनुमानगढ़ में एंट्री करती है। कहां पर, हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ कहां पड़ता है दोस्तों, हनुमानगढ़ आपके राजस्थान में है, ठीक है, यहां जाता है। और हनुमानगढ़ के समीप भटनेर नामक जगह है, ठीक है, भटनेर। और भटनेर के यही मरुस्थल है दोस्तों, भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, ठीक है। भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। अभी जब हम लोग पीछे उत्तर से दक्षिण वाला क्रम पढ़ रहे थे तो वहां मैंने 0 नंबर पे लिखा लूनी नदी। लूनी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती, लेकिन फिर भी लूनी नदी की गिनती की जाती। तो भारत में अभी तक आपने सिर्फ एक नदी के बारे में पढ़ा था, वो थी लूनी नदी, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लेकिन आज आप अपनी डिक्शनरी में इस दूसरी नदी का नाम लिखिए, घग्घर नदी। ये हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में जाकर विलीन हो जाती है, ये किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, ठीक है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे भाई। देखिए स्टडी 91 पे आने के बाद अगर कुछ नया पढ़ने को ना मिले तो फिर मजा क्या, बहुत सारी बातें तो किताबों में लिखी है, आपके नोट्स में लिखा होगा। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने नोट्स बनाया भी कि नहीं। अगर नहीं बनाया है तो स्टडी 91 से नोट्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। ई बुक में मिल जाएगा, खुद से प्रिंट करा लीजिए या लिख लीजिए। मैंने डिटेल में जब ज्योग्राफी पढ़ाया था तब दोस्तों नोट्स उसका तैयार किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि गोवा राज्य की 2 प्रमुख नदियां कौन सी है, तो बताया तो कि एक नदी है मांडवी नदी, एक मांडवी नदी है, और दूसरा कौन सी है, दूसरा है जुआरी नदी, ठीक है। कौन सी, मांडवी और जुआरी, ठीक है। मांडवी के बारे में मैंने क्या बताया दोस्तों कि गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे है। जुआरी के बारे में बताया कि जो वास्को डिगामा नामक स्थान है, वास्को डिगामा, वो किसके किनारे है, वो जुआरी पे, ठीक है। और इन दोनों नदियों का जहां संगम है, ठीक है, इन दोनों नदी का जहां संगम है,
ठीक है, इसी संगम के निकट मर्मुगुआ बंदरगाह है। कौन सा दोस्तों? मर्मुगुआ बंदरगाह यहीं पर स्थित है। ये 4-5 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो फिर अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा अपवाह की दृष्टि से केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी दोस्तों वो कौन सी है? वह है भरतपुझा नदी। कौन सी है? वह भरतपुझा नदी है, इसको याद रखेंगे। और अगर ये तो नंबर 1 पर है दोस्तों, और नंबर 2 पर पूछ दे तो क्या बताएंगे? नंबर 2 पर दोस्तों पूछेगा तो पेरियार नदी का नाम ले लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भरतपुझा सबसे बड़ी नदी, पेरियार नंबर 2 पर है। और भरतपुझा निकलती कहां से दोस्तों? तो अन्नामलाई से निकलती। कहां से निकलती है? अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, ठीक है, यहां से दोस्तों इसका उद्गम है। ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, अपवाह की दृष्टि से बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे देखिए, करा सरावती नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा? सरावती नदी बहती कहां दोस्तों? तो सरावती नदी है कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में। और अब पूछ रहा दोस्तों, अच्छा कर्नाटक प्लस गोवा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक गोवा की सीमा पर स्थित यह जलप्रपात है, इसे आप याद रखेंगे। इस जलप्रपात का नाम क्या दोस्तों? तो इसका नाम है जोग जलप्रपात, या फिर इसे कहते हैं जोग गरसप्पा। क्या कहते हैं? जोग गरसप्पा जलप्रपात। इसी का नया नाम हो गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जिसके 2-3 नाम हैं, इस 2-3 नामों को आप याद रखेंगे। ठीक है, सरावती नदी संबंधित है, और सरावती नदी भी पश्चिमी घाट श्रृंखला या जिसे हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं वहां से निकल करके ये सीधा अरब सागर में चली जाती है। तो यह लाइन भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा पूर्णा नदी ये कहां से निकलती है? ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों? पूर्णा नदी के बारे में पूछ रहा है कि पूर्णा नदी कहां से निकलती है, यानी सीधे सीधे आपको बताना है कि पूर्णा नदी का उद्गम कहां पर है। पहले बताइए पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेगा यह ताप्ती की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी दोस्तों? याद रखेंगे यह ताप्ती की सहायक नदी है। और ताप्ती कहां से निकलती है? तो बैतूल के पास से निकलती है। ठीक है, सिमोगा पहाड़। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे, बैतूल के पास से सतपुड़ा श्रेणी संबंधित है। तो यह भी कहां संबंधित दोस्तों? इसका भी संबंध दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी से ही है, इसको भी याद रखेगा। पूर्णा नदी इसका नाम है, सतपुड़ा श्रेणी से दोस्तों निकलती है, ताप्ती की सहायक नदी है। ये सारी लाइन याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है? रेवा। ठीक है, रेवा के नाम से दोस्तों नर्मदा नदी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नर्मदा नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी दोस्तों कहा जाता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे रेवा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि किस नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? बताया तो गुजरात की भी और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कहा जाता है। यह नर्मदा नदी को कहा जाता है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए। करा किस नदी को पोन्नानी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी जिसे हम क्या बुलाते हैं? पोन्नानी बुलाते हैं। बहुत जानी पहचानी नदी है, हो सकता है आप ना जानते हो। ठीक है, जानते भी हैं लेकिन इसका ओरिजिनल नाम आपको पता है। ठीक है, ये जो भरतपुझा नदी है, भरतपुझा या कहीं कहीं पे भरतपूजा लिखा होता है। ठीक है, भरतपुझा या भरतपुझा नदी, इसी का दूसरा नाम क्या दोस्तों? पोन्नानी नदी नाम है। और याद रखिएगा यह केरल में स्थित है, और अपवाह की दृष्टि से यह सबसे बड़ी नदी है। क्या दोस्तों? अपवाह की दृष्टि से यह सबसे बड़ी नदी है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। इसी को पोन्नानी के नाम से भी बुलाया जाता है, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला सवाल करा सतरंजी और मादर नदी। ठीक है, देखिए पीछे एक नदी आपने पढ़ा था सरावती नदी, कंफ्यूज मत होइएगा, सरावती नदी। ठीक है, सरावती नदी जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। कहां स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। और इसी पर दोस्तों हमने जोग जलप्रपात के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? जोग जलप्रपात के बारे में पढ़ा। अभी जो सवाल आपसे कर रहा है यह सतरंजी और मादर नदी से संबंधित पूछ रहा है, और ये गुजरात की नदियां हैं। ये अपना जल दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिराती हैं, खंभात की खाड़ी में गिराती हैं, और गुजरात की दोस्तों नदियां हैं। ठीक है, ये नदियां किस राज्य की हैं? ये गुजरात राज्य की नदियां हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं या खंभात की खाड़ी में। ठीक है, अगला सवाल करा किस नदी को दक्षिण भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वैसे दोस्तों आप केवल अगर भागीरथी बोलते, ठीक है,
भागीरथी बोलते तो आप जानते हैं दोस्तों गंगा को भागीरथी कहा जाता है। और ये निकलती कहाँ से दोस्तों, ये गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री में कहाँ से दोस्तों, तो गोमुख से निकलती। कहाँ से, गोमुख जो ग्लेशियर दोस्तों वहां से निकलती है। वैसे दक्षिण भागीरथी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो याद रखेगा पंपा नदी को जाना जाता है। ठीक है, पंपा नदी, या फिर इसे हम पंबा नदी भी बुलाते हैं, पंपा नदी या पंबा नदी बुलाते हैं। और एक तथ्य दोस्तों और याद रखेगा, आपने केरल में प्रसिद्ध सबरीमाला के मंदिर के नाम का सुना होगा। ठीक है, सबरीमाला मंदिर। ठीक है, सबरीमाला मंदिर। ठीक है, सबरीमाला जो मंदिर है दोस्तों, ठीक है, सबरीमाला जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर दोस्तों, वो इसी पंपा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जिसे दक्षिण भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। लाइन याद रखेंगे आप सभी ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि गंगा वेली नदी दोस्तों ये कहां पर स्थित है। गंगा वेली नदी दोस्तों ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, सिर्फ आपसे लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, ये गंगा वेली जो है दोस्तों, गंगा अलग नदी है, गंगा वेली अलग नदी। गंगा वेली जो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। और अगर मान लीजिए गलती से इसका उद्गम पूछ दिया होता तब क्या बताते, उद्गम पूछता तो बताते धारवाड़ के निकट से निकलती। ठीक है, कहां से दोस्तों, यह धारवाड़ के निकट से निकलती है। ठीक है, इसे वहां के लोग बेदथी नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या बुलाते हैं, इसी का एक और नाम क्या है दोस्तों, बेदथी नदी। ये कुछ अलग नहीं है, ये गंगा वेली का ही दूसरा नाम क्या है, वेदथी है। एक आप पढ़ते हैं महाबेली गंगा। ठीक है, महाबेली गंगा। ठीक है, ये महाबेली गंगा जब पूछे ना, ये भारत की नदी नहीं दोस्तों, ये श्रीलंका में बहती। ठीक है, महाबेली गंगा दोस्तों कहां है, ये श्रीलंका में स्थित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, केरल की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी थी, सेकंड नंबर वाली नदी, वो कौन सी थी दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे थी दोस्तों पेरियार नदी। कौन सी, पेरियार नदी थी। इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे ये लगभग 453 मीटर दोस्तों ऊंचा है और इसका नाम है कुचिकल जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों, कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और कभी कभी दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये शरावती नदी पर बने हुए जलप्रपात की बात करते हैं, लेकिन ये सबसे ऊंचा नहीं है। ठीक है, शरावती नदी पर जो आपने जोग जलप्रपात पढ़ा या फिर जिसे आप महात्मा गांधी जलप्रपात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, ये दोस्तों सबसे ऊंचा नहीं है, बस खाली इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। जो कुचिकल जलप्रपात दोस्तों 453 मीटर ऊंचा है, इसे आप याद रखेंगे। और यह किस नदी पर बना दोस्तों, यह वाराही नदी पर बना हुआ। ठीक है, किस नदी पर, वाराही नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। राज्य तो दोस्तों कर्नाटक ही है। एक चीज और यहां पे याद रखें, मान लीजिए आपसे पूछ दिया सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल आपसे कर दे, एक सवाल अलग से कर दे, ठीक है, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर पूछ दे कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, क्या पूछ दे, चौड़ा जलप्रपात। ठीक है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेगा भारत का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है उसका नाम है चित्रकोट जलप्रपात। क्या नाम है, चित्रकोट जलप्रपात। ठीक है, ये कहां पड़ता है, ये बस्तर में पड़ता है। बस्तर कहां है दोस्तों, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी बुलाया जाता है। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये चौड़ा है, कितना चौड़ा है, फिर मन में सवाल आ गया। सवालों का अंत थोड़े, लगभग 150 मीटर से अधिक दोस्तों इसकी चौड़ाई है। ठीक है, कितना, 150 मीटर। 150 मीटर मतलब समझते हैं, 15 तिया 45, 450 फीट चौड़ा। कितना, 450 फीट इस जो जलप्रपात की चौड़ाई है, ऐसा माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट काफी है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि स्टडी 91 का जो नया एप्लीकेशन है, स्टडी 91 ऑफिशियल, अब से आपकी सारी क्लासेस दोस्तों वो इसी नए एप्लीकेशन पे चलेंगी। पुराने वाले एप्लीकेशन में सारे फ्री बैच रखे जा रहे हैं। ठीक है, सारे फ्री बैच, PDF, कंटेंट, टेस्ट, वो सब कुछ यहाँ पे रहेंगे। बाकी नए में दोस्तों आपको नए टेस्ट सीरीज
और पेड क्लास, सिर्फ 2 चीजें यहाँ पर दी जाएंगी आपको। तो नया वाला एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत प्राइस यहाँ पे हमने कम किया है क्योंकि जो पुराना एप्लीकेशन था इस पर दोस्तों प्राइस ड्रॉप करने में बहुत समस्या आ रही थी, ठीक है। और जो नया एप्लीकेशन है इस पर प्राइस ड्रॉप किया गया है। तो आप चाहें तो हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अलग से जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत कम प्राइस, समझिए 350 रुपए में अगर आपको कोर्स मिल जा रहा है तो फिर इससे ज्यादा बेहतर क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।